दोस्तों, और अब हम पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में, यानी डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो विकेंद्रीकरण होता क्या है दोस्तों? हमने पहले भी समझा कि कैसे सत्ता को जो है उसे सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच डिवाइड कर दिया जाता है, उसे विभाजित या बांट दिया जाता है उसे। तो जो भी केंद्रीय गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो पूरी की पूरी शक्ति को जो है वो नहीं रख सकती है, सत्ता को नहीं रख सकती है। तो इसलिए वो राज्य सरकार को थोड़ी-सी पावर्स देती है, थोड़े अपने स्थानीय सरकार को देती है, तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। अब दोस्तों, भारत देश हमारा जो है इसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम साइज़ के मामले में भी कंपेयर करें, तुलना करें भारत की, तो कई यूरोपीय देशों से हम तुलना कर सकते हैं कि वो उसके जितना ही है, या फिर जनसंख्या के मामले में ज़्यादा भी है कहना चाहिए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, वो रशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उससे भी ज़्यादा है। दोस्तों, कई सारी समस्याएँ होती हैं जिनका लोकल लेवल यानी स्थानीय स्तर पर ही उनसे डील कर लिया जाता है, कर सकते हैं। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं होती कि राज्य को तुम अप्रोच करो कि ये दुविधाएँ हमको आ रही हैं। और जो स्थानीय लोग होते हैं, उन्हें ये बेहतर पता होता है कि क्या उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या रुकावटें आ रही हैं, और उनसे कैसे डील किया जा सकता है, उनका क्या समाधान निकाला जा सकता है। इसलिए दोस्तों, बेटर होता है कि उनको एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र स्थानीय स्वशासन दिया जाए, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाए। फिर स्थानीय स्वशासन जो है वह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। अब हम अलग-अलग स्तरों के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्तर है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरे स्तर पर आ जाता है नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब है, ये आता है हमारा शहरी इलाकों में, अर्बन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और ग्राम पंचायत ये सब आता है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी रूरल एरियाज में। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से अभी आप फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाए गए कदम। तो काफ़ी कदम सरकार ने हमारे लिए, ताकि जो विकेंद्रीकरण है उसको पॉसिबल बनाया जाए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन को पॉसिबल बनाया जाए, तो लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, यानी बदलाव, यहाँ पे चेंजेस लाए गए संविधान में, ताकि जो तीसरा स्तर है हमारा सरकार का, उसको भी अधिकार मिल सके और शक्ति मिल सके। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। जो ये स्थानीय सरकार बनती है दोस्तों, उसके टाइम टू टाइम चुनाव होते रहना, इलेक्शंस होते रहना बहुत जरूरी है, और इसकी मेंटेनेंस जो है, इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी, इसे संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की हम बात करें, आरक्षण, जो सीटें आरक्षित की जाती हैं, उसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो जितनी भी पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसमें सीट्स रिजर्व्ड हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। फिर कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब कम से कम 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। और पंचायत में एक और बात मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, कि जो पंचायत होती है उसमें 5 जो मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक का औरत होना, एक का महिला होना बहुत जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो राजस्व में हिस्सा, यानी कि जो राज्य के कार्य हैं उनमें हिस्सेदारी इसकी बहुत जरूरी। टाइम टू टाइम जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारी, उसको अपना हिस्सा जो है बताते रहना चाहिए। जैसे कि 2 से 3 बार जो हमारी मीट्स हैं वो सब होती रहनी चाहिए। ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे आगे उसके लिए। फिर यहाँ पे
एक और चीज थी कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे बनाया गया है, अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे बनाया गया है, ताकि जो चुनाव है वो वहां पर म्युनिसिपैलिटीज हो गए, हमारे ये नगर निगम, नगर पालिका और हमारे पंचायत हो गए, इनके लिए चुनाव जो है वो समय समय पर होते रहे। ग्रामीण स्थानीय सरकार, अब हम सबसे पहले रूरल लेवल पे पढ़ेंगे कि कैसे सरकार बनाई जाती है। तो हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे नीचे स्तर पर आता है ग्राम पंचायत, यानी ये आता है हमारे विलेज लेवल यानी ग्राम स्तर पर। तो जो ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया 5 लोगों से ये बनी होती है, जिसमें से एक का महिला होना अत्यंत आवश्यक है। और इसका चुनाव जो है वो ग्राम के ही लोग करते हैं, पर इसका जो इस पे देखरेख करने का जो काम होता है वो ग्राम सभा का होता है, जो 2 से 3 बार साल में इसका मिलना अनिवार्य होता है ग्राम सभा का। ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम के उस पर्टिकुलर ग्राम, उस पर्टिकुलर विलेज के जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जितनी भी लोगों की कठिनाइयां हैं या लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, उनको सॉल्व करती है। फिर आते हैं हम इससे बड़े स्तर पर पंचायत समिति। तो पंचायत समिति दोस्तों वो होती है कि जो जब अलग अलग विलेजेस की ग्राम पंचायत, जो अलग अलग ग्रामों की ग्राम पंचायत जो है वो एक ब्लॉक लेवल पर मिलकर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनाती है। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? आई होप आपको। फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब ये बहुत सारे ग्राम जो पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है। फिर ऐसे ही बहुत सारी ब्लॉक्स की, अलग अलग ब्लॉक्स की पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाती है, जो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला के स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। गांव का एक समूह एक ब्लॉक बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों। शहरी स्थानीय सरकार, अब हम पढ़ेंगे कि अर्बन एरियाज में किस प्रकार ये स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट बनती है। तो सबसे यहाँ पे निचले स्तर पर होता है नगर पंचायत, जो टाउन काउंसिल होती है हमारी, जो छोटे छोटे जो शहर होते हैं, जो अभी धीरे धीरे ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ पर नगर पंचायत बनाई जाती है दोस्तों। और ये उस नगर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उनको हैंडल करती है। फिर नगर पालिका परिषद यानी नगर पालिका, ये बनता है हमारा जो छोटे शहर होते हैं वहां पर। फिर नगर निगम आ गया। तो नगर निगम जो होता है इसे अंग्रेजी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, नगर पालिका को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। ये जो नगर निगम के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, इसके जो हेड होते हैं वो होता है मेयर। मेयर का हेड यानी इसके मुख्य जो नेता होते हैं वो मेयर हो गए हमारे नगर निगम में। और जितने भी नगर, बड़े बड़े जो शहर आ गए हमारे, वहां पर नगर निगम होती है। ये जो है जनसंख्या पे भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। नगर पालिकाओं या नगर निगमों की स्थापना बड़े शहरों या कस्बों में की जाती है। मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्थानीय सरकार के सकारात्मक परिणाम, अब हम पॉजिटिव जो इसके रिजल्ट हमको मिले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या सकारात्मक परिणाम हमें मिले स्थानीय सरकार बनाने से। तो पहला जो सकारात्मक परिणाम ये है दोस्तों कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मतलब कई देशों की तो इतनी जनसंख्या भी नहीं होती दोस्तों जितनी इसके प्रतिनिधि, मतलब इतने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत और नगर पालिकाओं के। स्थानीय सरकार की संवैधानिक स्थिति, तो दोस्तों स्थानीय सरकार जो है उसे संविधान में काफी इम्पोर्टेंस दी जा रही है धीरे धीरे करके। और अगर स्थानीय सरकार ना हो तो, जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि देश जो है उसमें उसका नियम कायदे लोगों के लिए बनाना या शासन करना या लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर तीसरी अच्छी चीज ये है दोस्तों कि जो महिलाएं हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलने लग गया है बहुत ज्यादा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या सीमाएं हैं स्थानीय सरकार की, ये क्या क्या चीजें हैं जो जिसमें ये सुधार कर सकते हैं फ्यूचर में।
तो ग्राम सभा जो है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वो उसका जैसे कि है 2 से 3 बार सालाना उसको मिलना चाहिए। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि ग्राम सभा जो है वो ढीली पड़ जाती है थोड़ी, और जितना उसका 2 से 3 बार मिलने का है, वो नहीं मिलती है। तो ग्राम सभा, सभा बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती। फिर दूसरा है हमारा, राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को सत्ता का अपर्याप्त हस्तांतरण। मतलब जो राज्य सरकार है वो कई बार हमारी स्थानीय सरकार को उतनी पावर्स नहीं देती है कि वो बहुत सारे नए-नए डिसीजंस ले सके और डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें कर सके। फिर तीसरा है कि अपर्याप्त संसाधन, मतलब जो रिसोर्सेज हैं, जो उनकी कमी पड़ जाती है कई बार जो हमारी स्थानीय सरकार है उनके पास। तो ऐसे में कई बार लोग जो लोग होते हैं उनका भी यहाँ पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है कि वो जो लोग हैं वो कई बार अपने रिसोर्सेज सारे अपने जो कमाई होती है उसको पूल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो उनका ग्राम है उसके डेवलपमेंट के लिए आगे काम कर लेते हैं। फिर हम प्रश्नों पर आ जाते हैं दोस्तों। हमारा जो अध्याय था उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट जो था वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम प्रश्न देखेंगे कि क्या-क्या है। पहला प्रश्न, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। तो दोस्तों एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है यहाँ पर, मिलती-जुलती। तो मिलती-जुलती जो विशेषता है वो ये है दोस्तों कि दोनों ही देशों में सत्ता का साझाकरण किया जाता है। और जो केंद्र सरकार है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में हमने पढ़ा, वो ही सारी शक्तियां नहीं रखती है, राज्य सरकार के पास भी काफी शक्तियां हैं। फिर हम एक बताते हैं डिफरेंस क्या है, अलग अलग क्या है। तो एक अलग चीज ये है दोस्तों कि हमने पढ़ा था बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाई जाती है, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है, पर भारत में ऐसा कुछ नहीं बनाया जाता है। सामुदायिक सरकार कहाँ बनाई जाती है? बेल्जियम में, लेकिन भारत में नहीं बनाई जाती। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न ये है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर हैं, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो मुख्य अंतर हम बता देंगे कि क्या-क्या है दोनों के बीच में। सबसे पहले आ जाता है हमारा संघीय, यहाँ लिख देते हैं। दूसरा हो गया हमारा एकात्मक। तो संघीय में दोस्तों ये है कि जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें सत्ता की साझेदारी की जाती है, यानी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एकात्मक जो है, यहाँ पे सारी की सारी शक्ति जो है वो या तो केंद्र के पास होती है, या तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो जो हमारे राज्य सरकार है उसके पास उतनी शक्तियां नहीं होती है और वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मैंने आपको बता दिया तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। फिर सत्ता की साझेदारी, यहाँ पर कोई सत्ता की साझेदारी नहीं होती, कोई बंटवारा नहीं होता है। यहाँ पर विकेंद्रीकरण नहीं होता है, और बाकी जो मैंने आपको बताया वो। फिर हम दे देते हैं यहाँ पर 2 उदाहरण। उदाहरण के लिए दोस्तों भारत देश एक अच्छा उदाहरण है, या बेल्जियम का भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं श्रीलंका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो पहले किस हिसाब से यहाँ पे स्थानीय शासन चलता था, और अब 1992 के बाद क्या, किस प्रकार से यहाँ पे बदलाव आए, हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो लिख देते हैं हमको पता है, हमने पढ़ा है पहले और बाद में। 1992, तो पहला यहाँ पर
ये पॉइंट आ जाएगा दोस्तों कि चुनाव जो है वो समय-समय पर नहीं होते थे। चुनाव समय-समय पर नहीं होते थे और उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जो हमारे स्थानीय शासन है उसे। फिर अब जो है समय-समय पर चुनाव करवाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। फिर उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि जो भी रिसोर्सेस हैं जो या जो पावर है वो पहले जो राज्य था वो अपने पास ही रखता था और उतनी पावर्स या उतनी सत्ता उतनी शक्तियां स्थानीय सरकार को प्रदान नहीं करता था, लेकिन अब उसको ऐसा करना होता है। मतलब अगर पर वो भी है कि ये वेरी करता है कि अलग अलग राज्य इसको अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं कि उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी शक्तियां जो है कितनी सत्ता का कितने किस तरह से सत्ता का बंटवारा करना है। संसाधन यहाँ पे शेयर करता है यानी बांटता है। ठीक, फिर चौथे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूह में लिखें। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे जो भी अलग अलग सूचियों के बारे में हमने पढ़ा था, अलग लिस्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें हमको इन विषयों को डिवाइड करना है यानी उन विषयों को लिखना है। तो सबसे पहले आता है रक्षा। याद करिए दोस्तों कि हमने रक्षा किस सूची में पढ़ा था? रक्षा हमने पढ़ा था संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट में। तो ये यहाँ पे आ गया रक्षा। फिर आता है पुलिस। तो हमने पुलिस कौन सी सूची में पढ़ा था दोस्तों? हमने पढ़ा था राज्य सूची में। फिर आ गया कृषि, ये भी हमने राज्य सूची में पढ़ा था दोस्तों। फिर है शिक्षा। शिक्षा जो है वो आता है, वो विषय आता है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। फिर है बैंकिंग। तो बैंकिंग आ जाता है हमारा संघीय सूची में। फिर आ गया हमारा वन। वन भी हमारा समवर्ती सूची में यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। और आ जाता है संचार यानी कि कम्युनिकेशन, ये आ गया हमारा संघीय सूची में। फिर व्यापार, व्यापार है राज्य सूची में। हमने इसके बारे में एक क्वेश्चन, एक प्रश्न भी पढ़ा था बीच में। फिर विवाह आ गया हमारा समवर्ती सूची में। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं? तो एक बार देखिए दोस्तों, राज्य सरकार जो है वो राज्य सूची पर कानून बनाता है, सही लिखा हुआ है ये। केंद्र सरकार संघीय सूची पर कानून बनाता है, ये भी सही है। फिर केंद्र और राज्य सरकार जो है वो उनमें से कोई भी समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बना सकता है, ये भी सही है। तो अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे आखिर में दिया गया स्थानीय सरकार जो है वो अवशिष्ट अधिकार यानी कि रेसिडुअल लिस्ट में जो थे हमारे रेसिडुअल अधिकार वो उन पर कानून बनाता है। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। केंद्र इन पर कानून बनाता है यानी सेंटर। इसलिए ये जो आखिर वाला ऑप्शन था ये गलत था, ये सही मिला हुआ नहीं था। फिर अब हम एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से दोहराते हैं। तो आइए दोहराते हैं। हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी ये समझते हुए कि फेडरलिज्म यानी संघवाद आखिर है क्या। फिर हमने पढ़ा कि कैसे हमने तुलना करी बेल्जियम और श्रीलंका की कि वहां पे कि कैसे बेल्जियम में संघवाद जो है उसको फॉलो किया जाता है और श्रीलंका में ऐसा नहीं है। और हमने ये देखा कि कैसे संघवाद जो है उसकी काफी इंपॉर्टेंस है, वह काफी महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार जो है हमने पढ़ा कि पूरे देश के लिए सरकार जो है उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। फिर जो राज्यों के लिए सरकार होती है उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। फिर हमने आगे बढ़ते हुए ये पढ़ा कि एकात्मक राज्य एक ऐसा राज्य है जिसके अंगों को केंद्रीय विधायिका के रूप में एक इकाई के रूप में संवैधानिक रूप से शासित किया जाता है। हमने एकात्मक राज्य की और संघवाद की तुलना करी। हमने देखा कि कैसे जो संघवाद है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र राज्य अपने आप एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं, एक साथ आने वाले संघ कहलाते हैं। और हमने पढ़ा कि कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे जो स्वतंत्र राज्य हैं, वो कई बार हैं जो एक साथ आकर संघ बनाते हैं और कई बार है कि वो जो बड़े-बड़े राज्य हैं वो बाकी सारे अपने संघों को होल्ड करके रखते हैं। मतलब एक साथ रखते हैं। तो भारत जो है वो होल्डिंग टुगेदर यानी कि एक साथ महासंघ धारण कर रहा है। वो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची 3 सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। तो दोस्तों हमने सूचियों के बारे में पढ़ा अलग-अलग, हमने पढ़ा कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और निर्वाचित सूची क्या है, मतलब कॉन्कर इंटरेस्ट। फिर ग्रामीण स्थानीय सरकार, फिर हमने ग्रामीण स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ा, हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा कि कैसे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकप्रिय रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है ग्रामीण सरकार, स्थानीय सरकार। और कैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है यानी स्थानीय सरकार जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे डील कर लिया जाए एक छोटे स्तर पर ही। शहरी स्थानीय सरकार में नगर पंचायत, नगर निकाय और नगर निगम शामिल है। हमने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के बारे में पढ़ा जो कि शहरी स्थानीय सरकार के का हिस्सा है। फिर हमने पढ़ा कि ग्रामीण सरकार स्थानीय सरकार का हिस्सा क्या-क्या है। सबसे नीचे था हमारा ग्राम पंचायत, फिर था हमारा जो समिति होती है हमारे पंचायत समिति और उससे ऊपर था हमारा जिला परिषद जो जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। हमने पढ़ा कि जिला परिषद के जो हेड होते हैं वो मेयर कहलाते हैं। फिर इसी तरह से दोस्तों हमारा जो अध्याय है वो हमने खत्म किया, वो हमने समाप्त किया। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। धन्यवाद।